आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत की घटना का कंप्लीट समाधान किया था कि कैसे ये घटना होती है। इसमें एक समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया था कि अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ mv मैक्स स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। इसे कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इसमें न्यू क्या है? फोटॉन की आवृत्ति यानी आपतित विकिरण की आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति। और न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति। और ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है। इसी को एक्सप्लेन करना है, जिसमें से कुछ बातें विशिष्ट रूप से, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, ये जो देहली आवृत्ति है और ये आवृत्ति न्यू फोटॉन की, इन दोनों में अगर हम ऐसे लिखते हो कि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, इसका मतलब क्या है कि जो आपतित फोटॉन की आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से कम है। तब ऐसे में काइनेटिक एनर्जी का मान पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? हाफ mv मैक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? निगेटिव आएगी ना, क्योंकि न्यू में से न्यू नॉट घटाएंगे और न्यू छोटा है न्यू नॉट से, तो ये डिफरेंस निगेटिव आएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि फोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से उत्सर्जित ही नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? नो इमिशन, कोई उत्सर्जन नहीं होगा, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन सतह से नहीं निकलेगा। तो पहला पॉइंट यही ध्यान में रखना है कि यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो ऐसी अवस्था में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा और कोई भी प्रकाश धारा हमें प्राप्त नहीं होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम आवृत्ति न्यू को क्या कर दें? बढ़ा दें। आवृत्ति बढ़ाई जाए, किसकी आवृत्ति? न्यू माने आपतित विकिरण की। आपतित विकिरण की आवृत्ति को क्या करें हम? बढ़ा दें। अगर आपतित विकिरण की आवृत्ति को आप बढ़ाओगे तो निश्चित है ये पूरा मान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि न्यू में से न्यू नॉट घटेगा और न्यू नॉट बढ़ेगा तो पूरा ये रिजल्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐसे में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी आवृत्ति अगर बढ़ाई जाए तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। ये दूसरा निष्कर्ष है, ध्यान में रखिएगा। अगर आवृत्ति न्यू नॉट बढ़ाई जाएगी, किसकी? फोटॉन की। जो विकिरण आ रहा है पृष्ठ पर, उस विकिरण की आवृत्ति अगर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है लेकिन क्या धारा बढ़ जाएगी? क्या फोटो करंट बढ़ेगा? धारा आई, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है, जिसे फोटो करंट कहते हैं, प्रकाश धारा, इसमें क्या होगा? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। का मतलब ये है कि आपतित फोटॉन की आवृत्ति बढ़ा देने से प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो सतह से उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो धारा आपको प्राप्त हो रही है उस धारा का मान नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ेगा? देखो, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो इससे फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, ये ऊर्जा बढ़ जाएगी ना। तो जब E बढ़ेगा तो अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन फोटॉनों की संख्या क्या होगी? स्थिर। फोटॉन संख्या स्थिर होगी, क्योंकि आवृत्ति बढ़ाने से एक फोटॉन की ऊर्जा बढ़ रही है, ना कि फोटॉनों की संख्या। तो फोटॉन की संख्या अगर स्थिर होगी तो प्रकाश धारा भी स्थिर होगी। हाँ, इतना होगा कि जो करंट की इंटेंसिटी है वो बदलेगी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे सतह से।
ये दूसरा निष्कर्ष है, ध्यान में रखेंगे कि अगर आपतित फोटान या प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, परंतु फोटो करंट या प्रकाश वैद्युत धारा का मान बदलेगा नहीं, क्योंकि प्रकाश वैद्युत धारा का मान निर्भर करता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। और एक फोटान एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अब एक फोटान ज़्यादा ऊर्जा लेके टकराएगा तो ज़्यादा ऊर्जा स्थानांतरित करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तब बढ़ेगी जब फोटानों की संख्या बढ़ाई जाए। तो आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जबकि प्रकाश धारा का मान अपरिवर्तित रहेगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि फोटानों की संख्या स्थिर रहेगी, सिर्फ फोटानों की ऊर्जा बढ़ जाती है। और तीसरा निष्कर्ष ये है कि अगर हम विकिरण की तीव्रता बढ़ा दें, विकिरण की तीव्रता बढ़ाई जाए, विकिरण की तीव्रता को क्या करें, बढ़ा दें। अगर विकिरण की तीव्रता को बढ़ा देंगे तो विकिरण की तीव्रता तब बढ़ेगी जब फोटानों की संख्या बढ़ जाए। विकिरण की तीव्रता कब बढ़ेगी, जब फोटानों की संख्या में वृद्धि हो। और अगर फोटानों की संख्या में वृद्धि होगी तो सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करता है। तो अगर 1000 फोटान आएंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। अगर 1000 को हमने बढ़ा के 10,000 कर दिया तो 10,000 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यानी अगर हम विकिरण की तीव्रता बढ़ाएंगे तो आपतित फोटान की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, फोटान संख्या बढ़ जाएगी। और अगर फोटानों की संख्या बढ़ेगी, फोटानों की संख्या अगर बढ़ती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित है प्रकाश धारा का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि धारा क्या चीज़ है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की मात्रा ही तो है, और आवेश कहाँ से मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से। तो प्रति सेकंड अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो ज़्यादा धारा मिलेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश धारा का मान बढ़ जाएगा, प्रकाश धारा के मान में वृद्धि होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। अगर विकिरण की तीव्रता बढ़ाएंगे तो निश्चित है फोटानों की संख्या बढ़ेगी, और फोटान की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश धारा के मान में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, प्रकाश धारा के मान में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन फोटानों की ऊर्जा में कोई वृद्धि यहाँ नहीं होने वाली है। सो हम ये कहेंगे कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यानी विकिरण की तीव्रता बढ़ाने से फोटान की संख्या में वृद्धि होगी, इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, प्रकाश धारा के मान में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कब होगा, जब आपतित फोटानों की आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, अन्यथा इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। इतनी जानकारी स्पष्ट है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि सतह पर कोई फोटान आया और फोटान आके यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद सतह से क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, फोटान। तो जो फोटान आ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है इसके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता है, नो टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब समझते हो, तुरंत उत्सर्जन, तुरंत उत्सर्जन होगा का मतलब ज्यों ही फोटान आके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा त्यों तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। ऐसा नहीं है
कि पहले फोटान आएंगे, फिर 1 सेकंड तक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, फिर 1 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं। तुरंत फोटान आएगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसको बोलते हैं कि कोई टाइम लैग नहीं है। किसके बीच में? फोटानों के और धारा के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता है। तो ये हो गए 4 निष्कर्ष किसके? आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से। इसमें कोई डाउट किसी को है? एक आखिरी पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोकने वाला विभव, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोकने वाला विभव, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए जितने विभव की आवश्यकता होती है कि कितना पोटेंशियल लगा दे कि ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन रुक जाए, उस विभव को बोलते हैं निरोधी विभव। कौन सा विभव बोलते हैं? निरोधी विभव। अंग्रेजी में स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसे शो करते किससे? V0 से। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोकने वाला विभव क्या कहलाएगा? निरोधी विभव। और इसे किससे शो करते हैं? V0 से शो करते हैं। बात स्पष्ट है? तो ये है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या। इसे अच्छे से याद रखिएगा। ये प्रकाश का समीकरण हो गया आइंस्टीन का। उसमें से पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि जो न्यू है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति है, न्यू नॉट देहली आवृत्ति है। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, अर्थात कोई उत्सर्जन नहीं होगा। दूसरा, अगर आपतित प्रकाश के विकिरण की आवृत्ति को बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रकाश धारा के मान में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा, विकिरण की अगर हम तीव्रता को बढ़ाएंगे तो ऐसे में फोटानों की संख्या बढ़ जाएगी और तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इससे प्रकाश धारा के मान में, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा। और चौथा पॉइंट है कि आपतित फोटान और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता। जैसे ही सरफेस से फोटान टकराते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। ये बात स्पष्ट है। और पांचवा पॉइंट, इस इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आवश्यक विभव को बोलते हैं निरोधी विभव V0। यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। ये वाला अगर जो आप विकिरण की तीव्रता वाली बात समझो तो इसे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। जैसे सोलर पैनल छत पे लगा हो तो सोलर पैनल से सुबह में आप देखोगे इस टाइम जैसे 8-9 बजे तक, तो आपका पंखा अगर डायरेक्ट सोलर पैनल से कनेक्ट है तो धीरे धीरे चलेगा। लेकिन जब दोपहर होता है 12-12 बजते हैं तब उस टाइम पंखे की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो फोटान आ रहे होते हैं उनकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो फोटान संख्या बढ़ने से जो विकिरण की तीव्रता है वो बढ़ जाती है, और विकिरण की तीव्रता बढ़ने से धारा का मान बढ़ जाता है, और धारा का मान बढ़ने से पंखे की स्पीड बढ़ जाती है। बात समझ में आई? तो ये इफेक्ट होता है। तो ये है प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या। इसे नोट कर लीजिए। अगले स्टेप में सीखेंगे निरोधी विभव के बारे में।